अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे लेकर जा रहे होंगे। तो कल के लेक्चर में हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल्स में डिस्कस कर ली थी और बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हम टाइप्स आ गए कि लाइफ क्या है और लाइफ की क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि जो हो तो हमारे पास कह सकते हैं कि एक लिविंग बीइंग या लिविंग थिंग लाइफ में है। अब हमारे पास लाइफ की जो टाइप्स थी, हमने डाइजेशन को, रेस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी, रिप्रोडक्शन, इन तमाम टाइप्स को हमने बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। इसके बाद हमारे पास अगला जो चीज़ आ जाती है वो आती है डिवीज़न एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। कुछ ब्रांच हमने पिछली लेक्चर में हमने कवर कर लिए थे और कुछ हमारे पास आज के लेक्चर में कवर होंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास सबसे पहले है कि डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी में हमारे पास थ्री मेजर ब्रांचेस हैं। थ्री मेजर ब्रांचेस है हमारे पास डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी में। अब उन थ्री मेजर ब्रांचेस जो हैं, थ्री मेजर डिवीजन्स हैं। पहले हमारे पास आ जाती है जूलॉजी। जूलॉजी बेसिकली आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास बेसिकली जू आप जानते हैं, किसी भी चिड़ियाघर वगैरह। आम तौर पर हम जू की मीनिंग चिड़ियाघर लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास लॉजी, जैसे कि बायोलॉजी में हमने पढ़ा था कि बायो लाइफ और लॉजी लिविंग थिंग। तो लॉजी स्टडी, किसी भी लिविंग थिंग की स्टडी करना। तो इसी तरह जूलॉजी भी हमारे पास होता है एनिमल्स। जू का बेसिकली यहाँ पे जो मीन्स लेंगे हम होगा एनिमल्स, और एनिमल्स की स्टडी यानी कि लॉजी। लॉजी एनिमल्स की स्टडी, और ये जू आपके पास एनिमल हो गया। तो एनिमल्स की स्टडी हमारे पास जो पहली डिवीजन आ गई वो आ गई एनिमल्स की स्टडी। अब हमारे पास द वर्ड जूलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है और ग्रीक लैंग्वेज के जो लफ्ज़ जिससे लिया गया है वो हमारे पास बेसिकली जोन है। ग्रीक लैंग्वेज का जो जोन वर्ड है उससे ये वर्ड जू लिया गया है और इसका मतलब है एनिमल्स। जू का मतलब एनिमल्स और लोगोस का मतलब आपको पता है स्टडी और नॉलेज हमारे पास बेसिकली लिया जाता है। स्टडी और नॉलेज जोलॉज का बेसिकली मतलब हमारे पास लिया जाता है, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स बेसिकली ये डील करता है स्टडी ऑफ एनिमल्स के साथ, ठीक है। अब हमारे पास अगली जो ब्रांच आ जाती है या डिवीजन में जो अगली टाइप आती है वो होती है बॉटनी। देखिए बॉटनी हमारे पास जब हम आगे मज़ीद क्लासेस में फर्दर जाते हैं, फर्स्ट ईयर में, इंटर में, तो हम बायोलॉजी को दो टाइप्स में पढ़ते हैं। एक हमारे पास जो मेन टाइप्स होती हैं, एक होता है जूलॉजी और द सेकंड वन इज बॉटनी। अब जूलॉजी में हम बेसिकली, मैंने आपको बताया कि एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स के बारे में, हर तरह की जानदार, हर तरह के एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी जो ऑन द अदर हैंड हमारे पास ब्रांच है, बॉटनी भी लफ्ज़ ग्रीक वर्ड ही है, ब्यूटेन से लिया गया है, लेकिन बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी बेसिकली प्लांट्स की जितनी भी स्टडी कहलाती है वो हमारे पास ब्रांच बॉटनी में पढ़ी जाती है। अब द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, और ग्रीक लैंग्वेज कौन सा वर्ड है? ब्यूटेन। हमारे पास जूलॉजी जो था, तो जूलॉजी का वर्ड हमने जून से लिया था और बॉटनी का लफ्ज़ हमें ब्यूटेन से मिला, और इसका मतलब होता है प्लांट्स। प्लांट्स और लोगोस का वही मकसद, वही मीनिंग आ जाती है कि हमारे पास स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी और नॉलेज। किसी भी चीज़ को स्टडी करना, किसी भी चीज़ की नॉलेज हासिल करना हमारे पास बेसिकली लोगोस कहलाता है। तो ये हमारे पास स्टडी ऑफ प्लांट्स कहलाता है। बेसिकली बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की स्टडी के साथ डील्स करना हमारे पास बॉटनी कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी वर्ड से ही बहुत ही क्लियर है कि माइक्रो जो छोटी चीज़ें हमारे पास होती हैं, जो बड़ी चीज़ें जो माइक्रोस्कोप से देखने में आती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ऐसी चीज़ें हमारे पास, इसी चीज़ें को स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे हैबिटेट, ऐसे जानदार जिन्हें हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते, ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ना हमारे पास बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी की टाइप आ जाती है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया और वगैरह वगैरह की चीज़ें, विच कैन सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखे जा सकते हैं, नेकेड आई से देखे नहीं जा सकते। ये हमारे पास तीन मेन डिविजन्स हो गई बायोलॉजी की। अब जूलॉजी आ गया, एनिमल्स के बारे में स्टडी, बॉटनी आ गया, प्लांट्स के बारे में स्टडी, माइक्रोबायोलॉजी आ गया हमारे पास ऐसी जानदार जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं। आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि छोटे से छोटा लिविंग बींग हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी की डिवीजन में पढ़ा जाता है। अब आगे हमारे पास आ रहा है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। कुछ ब्रांचेस हमने डिस्कस कर ली थी, जैसे एनाटॉमी हो गया और फिजियोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, तो ऐसी ब्रांचेस हमने डिस्कस कर ली थी।
आज हमारे पास है मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर function and many other description of living things. Advanced research during 20th century has led to division of biology into specialized branches. Some important branches are defined below. अब मॉर्फोलॉजी मैंने आपको बेसिकली बताया था कि मॉर्फोलॉजी किसी भी जानदार को स्ट्रक्चर से पढ़ना, उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली मॉर्फोलॉजी का जो मॉर्फोलॉजी एक बायोलॉजिकल वर्ड है और मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। फिजिकल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किसी भी जानदार का जो होता है उसे बेसिकली मॉर्फ कहा जाता है। तो इसीलिए ब्रांच का नाम है मॉर्फोलॉजी। ग्रीक वर्ड मॉर्फ से निकला है, फॉर्म, किसी भी चीज की फॉर्म, ठीक है। और लोगोस, डिस्कर्स। आप हमें पता स्टडी ऑफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फॉर्म की स्टडी करना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के, ऑर्गेनिजम्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना हमारे पास बेसिकली कहलाता है मॉर्फोलॉजी। या मॉर्फोलॉजी हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है जिसके बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी जानदार को उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से। अगली ब्रांच हमारे पास एनाटमी आ जाती है। एनाटमी मतलब किसी भी जानदार के पार्ट्स को काट कर उसके पार्ट्स को इंटरनली पढ़ना, अंदर से कि उसके पार्ट्स हैं किस तरह से, कंपोजिशन, बनावट किस तरीके से है और बाकी चीज़ें किस तरीके से हैं, किस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें ब्रांच ऑफ एनाटमी को यूज़ करना पड़ता है। और एनाटमी की ब्रांच में हम बेसिकली किसी भी चीज़ को कट करते हैं। आप जब इंटर क्लास में जाते हैं तो आपकी 12th क्लास में, इंटर में, तो आपका एक मेंढक का, फ्रॉग का ऑपरेशन होता है, बेसिकली एनाटमी। वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस हो रही होती है कि हम फ्रॉग को कट करके उसके इंटरनल पार्ट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, हार्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं फ्रॉग के, तो हमारे पास वो भी एनाटमी कहलाता है। तो ऐसी चीज़ों को काट कर उनके इंटरनल पार्ट्स को पढ़ना हमारे पास एनाटमी कहलाता है। सेल बायोलॉजी, ऐसी बायोलॉजी जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं सेल को और इट्स ऑर्गेनल्स। सेल के ऑर्गेनल्स हो गए डीएनए, आरएनए, सेंट्रियोल्स हो गया और वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें हो गई हमारे पास, साइड क्रोमोसोम हो गए, सब चीज़ों को, जीन्स को, हर एक चीज़ को पढ़ना हमारे पास। सेल के अंदर जो जो चीज़ें, जो जो बेसिक कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, उन तमाम चीज़ों को हम सेल बायोलॉजी की ब्रांच में पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्ट्रक्चर, टिश्यूज और प्लांट्स और एनिमल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ना हमारे पास हिस्टोलॉजी कहलाता है। ग्रीक वर्ड हिस्टोस से निकला है, टिश्यू, और टिश्यू का मतलब हिस्टोस जिसका मतलब टिश्यू, और लोगोस, डिस्कर्स। लोगोस बेसिकली भाई हमारे पास पढ़ाई, नॉलेज और स्टडी आ जाता है। फिजियोलॉजी, द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर फंक्शन कर रहा है, अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है, अगर डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है तो किस तरीके से चल रहा है, अगर एक्सक्रीशन का प्रोसेस चल रहा है तो किस तरीके से चल रहा है। इस तरीके से अगर इसी तरह से अगर हमारा टेम्परेचर स्टेबल होता है, थर्मोस्टेबिलिटी, तो वो किस तरीके से चल रहा है फंक्शन। इन तमाम चीज़ों को, फंक्शंस ऑफ द लिविंग बॉडी, हम फिजियोलॉजी की ब्रांच में स्टडी करते हैं। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी बेसिकली क्लास है लिविंग थिंग्स की। आप इसी 9th क्लास में आगे जाके पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ टेक्सोनॉमी, जिसमें आप पढ़ेंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स एंड स्पीशीज। ये हमारे पास बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में एक सीक्वेंस आई हुई है कि कहाँ से हमारे पास लिविंग थिंग्स की बेस शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। तो पहला हमारे पास किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है किसी चीज़ का, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीन्स आ जाती है और फिर स्पीशीज़ आ जाता है। सबसे छोटा हमारे पास जो क्लास होती है वो स्पीशीज़ होती है। जेनेटिक्स, क्लास इंटर में जब आप आएंगे तो आप जेनेटिक्स के एक चैप्टर स्टडी करेंगे जिसमें आप मेंडल्स के लॉज पढ़ेंगे। मेंडल्स के लॉज आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, और जेनेटिक्स में आप डीप में पढ़ेंगे कि हमारे पास जेनेटिक अलील्स क्या होते हैं। इसके बाद आप क्रोमोसोम्स को डिस्कस करेंगे। तो जेनेटिक्स हमारे पास बेसिकली वो ब्रांच होती है जिसमें हम जीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि जीन्स जो, जिसमें हमारा हेरिडिटी मटेरियल जो हमारे पेरेंट्स से हम तक ट्रांसफ़र हुआ है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना हमारे पास बेसिकली जेनेटिक्स की ब्रांच में होता है। तो द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी मटेरियल जो हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफ़र हुआ है, दैट ट्रांसफरिंग करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टर्स ट्रांसफ़र हुए हैं, उन तमाम करेक्टर्स को पढ़ना हमारे पास बेसिकली किस ब्रांच में होता है, जेनेटिक्स की ब्रांच में होता है। अगली ब्रांच हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एम्ब्रियोन, ग्रीक वर्ड से निकला है एम्ब्रियो से, लोगोस, डिस्कर्स, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन,
किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बेसिकली जब आप रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको एम्ब्रियो के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स पता चलेंगी। एम्ब्रियो बेसिकली आप फिलहाल इस स्टेज पर क्लास 9th पर आप ये जान लें कि एम्ब्रियो एक एग की मिसाल रखता है। एग, अंडा जो होता है हमारे पास, उसकी मिसाल रखता है एम्ब्रियो। अंडे से हमारे पास बेसिकली डेवलपमेंट आराम आराम से शुरू होती है किसी भी लिविंग थिंग की। फिर एम्ब्रियो हमारे पास फर्टिलाइज होकर जायगोट से बनता है, और ये एम्ब्रियो फिर हमारे पास मज़ीद कन्वर्ट हो जाता है और इसकी डेवलपमेंट होती रहती है। जिस तरीके से कैटरपिलर हमारे पास लार्वा से कैटरपिलर बनता है, फिर कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनता है, इसी तरीके से एम्ब्रियो एक एग होता है। इससे फिर आगे जाके मज़ीद जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चलता है तो हमारे पास एक कंप्लीट बेबी बन जाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो कहलाता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और यह डेवलपमेंट किसी भी चीज़ की हमारे पास जो होती है उसे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की ब्रांच में पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, नाम से ही वाज़ेह है कि एनवायरमेंट के मामले में बायोलॉजी को डिस्कस करना हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। ऐसी चीज़ों के बारे में स्टडी करना जिनका रिलेशनशिप हो लिविंग थिंग्स के साथ, नॉन लिविंग थिंग फैक्टर्स का। जिस तरीके से हमारे पास हवा के साथ हम किस तरीके से अडेप्ट करते हैं अपने आप को, सर्दी का मौसम आ जाए तो हम किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, गर्मी का मौसम आ जाए तो हम किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, इसी तरह से ऑटम और स्प्रिंग आ जाए तो हम किस तरीके से खुद को मौसम के हिसाब से अडेप्ट करते हैं। हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस का प्रोसेस किस तरीके से डेवलप करती है उस मौसम को फेस करने के लिए, उस सीजन को फेस करने के लिए, उस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए हमारे पास ऐसी चीज़ों को हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी की ब्रांच में। अगली ब्रांच हमारे पास आ जाती है प्लेंटोलॉजी। अब प्लेंटोलॉजी ग्रीक वर्ड प्लियोस से एंशियंट का मतलब है, ऑन्टोस बीइंग, लोगोस डिस्कर्स, वही मीन्स आ गया। अब द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की मदद से जो हमारे पास पास्ट में जो जानदार गुजरे हैं, जैसे कि आपने डायनासोर्स के बारे में पढ़ा होगा। अब डायनासोर्स हमारी सदी में जब हमने साइंटिस्ट ने स्टडी शुरू की तो डायनासोर तब तो नहीं थे, डायनासोर तो दुनिया बनने से बहुत पहले थे। तो हमें डायनासोर्स के बारे में पता कैसे चला? फॉसिल्स से। फॉसिल्स क्या होता है? बेसिकली किसी भी जानदार, जब कोई जानदार डेड हो जाता है, मर जाता है, तो उसके जो फॉसिल्स रह जाते हैं ज़मीन में, उसकी जो बोन्स रह जाती हैं, उसकी हड्डियाँ रह जाती हैं, उन हड्डियों को इमेजिन करते हुए उन जानदारों के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को इमेजिन करना कि हाँ, अगर ये स्केलेटन इस तरीके से है तो हो सकता है कि वो जानदार जो हमारे आने से पहले रहता था इस वर्ल्ड पे, इस अर्थ पे, तो वो किस तरीके से हो सकता था। उस फॉसिल्स को इमेजिन करके आज हम जो डायनासोर्स आप देखते हैं मूवीज़ वगैरह में और कार्टून्स वगैरह में, तो उस फॉसिल्स को इमेजिन करते हुए हमने वो अंदाज़ा लगाया है कि हाँ, डायनासोर्स हुआ करते थे। तो प्लेंटोलॉजी बेसिकली वो ब्रांच है हमारे पास जिसके अंदर हम फॉसिल्स की मदद से रिमोट पास्ट, जो पास्ट में ऑर्गेनिक लाइफ गुजर चुकी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। और इसी प्लेंटोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास डार्विन ने, जब डार्विन ने खोज शुरू की थी एवोल्यूशन की, तो उसने प्लेंटोलॉजी के बेस पर ही बीक्स ऑफ बर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए ये जांच की कि हाँ, अगर बीक्स इस तरीके से हैं तो हमारे पास बर्ड्स पुराने ज़माने में किस तरीके से थे, और फिर जब वो ट्रांसफ़र हो गए एक प्लेस से अनदर प्लेस पर तो उन्होंने अपने आप को किस तरीके से डेवलप किया। अब अगली ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच। आप बायोटेक्नोलॉजी का इंटर में चैप्टर भी पढ़ेंगे, और आप इंशाल्लाह आगे जाकर जब आप एमडीकेट देंगे, एमडीकेट एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो उसमें भी आप बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे। द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन एंड जीन टू ब्रिंग manipulation of gene to bring the changes structure of the location of genes to achieve described characteristic is called biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो हम ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ऐसी टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं जिससे किसी भी जीन की लोकेशन या जीन किस तरीके से सेल पर
लगा हुआ है, नाइट्रोजीनियस बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइनिन, थायमिन, साइटोसिन, वो सब किस तरीके से अटैच हैं। फिर इसके अलावा अगर आपके पास कोई बीमारी आ जाए तो उसके लिए किस तरीके से कोई सिरिंज बनानी है, किस तरीके से कोई आप कह सकते हैं कि हमने शुरू में पढ़ा था कि हम बायोलॉजी को क्यों स्टडी करते हैं। हम बायोलॉजी को इसलिए स्टडी करते हैं कि हम डिसीज़ को जान सकें कि डिसीज़ की कॉज क्या है, डिसीज़ हुई क्यों, फिर डिसीज़ की सिम्टम्स क्या है, फिर एंड में जाकर हम उस डिसीज़ का इलाज क्या है, उस डिसीज़ को अगर रोका जा सकता है तो किस तरीके से रोका जा सकता है, अगर उस डिसीज़ की कोई एंटीबायोटिक बनाई जा सकती है तो किस तरीके से बनाई जा सकती है। तो बेसिकली उस स्टडीज़ को किस तरीके से रोका जा सकता है, उस डिसीज़ को किस तरीके से रोका जा सकता है, किस तरीके से उसकी एंटीबायोटिक बनाई जा सकती है, वो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच में हम डिस्कस करते हैं। सोशियोबायोलॉजी, लैटिन वर्ड सोशियोर से निकला है, एसोसिएट, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर की स्टडी करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। फॉर एग्जांपल इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ, उनकी आपस की इंटरेक्शन को डिस्कस करना, लिविंग थिंग्स की आपस की इंटरेक्शन को एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं, क्या ऐसी खूबियां हैं जो इनमें सेम है, क्या होमोलॉजिकल स्ट्रक्चर कौन से हैं, इसके अलावा एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन से हैं। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करना, इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ को डिस्कस करना हमारे पास सोशियोबायोलॉजी कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइटोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स किसे कहते हैं? वायरस हमारे पास बेसिकली, या आप पैरासाइट एक ऐसी चीज़ को कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ जो हमें हमारी बॉडी में एंटर हो तो हमें हार्म करे, मतलब हमें नुकसान पहुंचाए, तो वो पैरासाइट कहलाता है। अब मच्छर है, हमें फ़ायदा तो नहीं देता लेकिन मच्छर डिसीज़ कॉज कर देता है, डेंगू कॉज कर देता है, तो वो हमारे लिए हार्म है। तो पैरासाइट उस चीज़ को कहा जाता है जो हमारी बॉडी इंटरनली तौर पर या एक्सटर्नली तौर पर हार्म करे। अब अगर आप वायरस की बात करें तो वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स कि वायरस हमारे पास बाहर लिविंग थिंग बॉडी के बाहर नहीं रह सकता, बल्कि अपने होस्ट को, लिविंग थिंग को यूज करके, उसके सेल मटेरियल को यूज करके वो जिंदा रहता है। अगर आप लिविंग थिंग से बाहर निकाल दे वायरस को तो वायरस जिंदा नहीं रहता। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स वायरस जो है हमारे पास वो लिविंग थिंग की बॉडी के बाहर डेड तस्वुर किया जाता है और लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर वो लिविंग थिंग के तौर पर तस्वुर किया जाता है। अगली ब्रांच हमारे पास फार्माकोलॉजी आ जाती है, जो सेकंड लास्ट ब्रांच है हमारे पास, फार्माकोन ड्रग, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स, स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ना, ड्रग्स क्या एक्शन रखती हैं क्या नहीं रखती। इसके अलावा डिसीज के बारे में पढ़ना, हम बेसिकली डिसीज किस तरीके से बनेगी और डिसीज कौन सी काम करेगी, कौन सा ड्रग किसके खिलाफ काम करेगा, ये तो हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। अब उस ड्रग को बनाना कैसा है वो हम फार्माकोलॉजी की ब्रांच में पढ़ते हैं। आपने बेसिकली सुना होगा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या फार्माकोलॉजी, जो फार्मेसी की डिपार्टमेंट पढ़ लेते हैं तो डॉक्टर फार्मेसी कहलाते हैं। मीन्स डॉक्टर ड्रग्स का डॉक्टर या दवाइयों का डॉक्टर, जो बेसिकली ये जानता हो कि किस तरीके से किस ड्रग्स को बनाना है। और आखिर में आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनिक, ऐसी चीज़ों को स्टडी करना जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना, विच कंस्टिट्यूट जो कंस्टिट्यूट करे सेल को एंड इट्स ऑर्गेनल को, सेल और उसके ऑर्गेनल्स को कंस्टिट्यूट करे, ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। आगे हमारे पास है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अगर मैं आपको बताऊं कि बायोफिजिक्स, तो बायोफिजिक्स किस तरीके से लिंक्ड है, फिजिक्स किस तरीके से लिंक्ड है बायो के साथ। आप देखें, अगर हमें बायोलॉजी में ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए बेसिकली हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सिस्टोल है, डायस्टोल है, हमारा ब्लड प्रेशर सिस्टोल कितना है, डायस्टोल कितना है, 120 और 80 हमारे पास, आप को पता है कि हमारे पास नॉर्मल होता है। किसी भी नॉर्मल ह्यूमन का जो हमारे पास ब्लड प्रेशर होता है वो 80 और 120, सिस्टोल और डायस्टोल 80 120 होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास वो 120 और 80 हम स्टडी किस तरीके से करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में तो हम मैथ नहीं पढ़ते, बायोलॉजी में तो हम मैथ की चीज़ों को, न्यूमेरिकल्स वगैरह को डिस्कस नहीं करते। अब उन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हमें फिजिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इस ब्रांच में ऐसी चीज़ों को स्टडी करते हैं जिसमें हमें फिजिक्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आप अपनी हाइट मेजर करेंगे तो आपको लाजमी सी बात है इंची टेप की ज़रूरत पड़ेगी, या आपको हाइट के लिए कोई ऐसा टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप अपनी बॉडी को नापते हैं। अब बॉडी तो पूरी की पूरी हमारे पास बायोलॉजी है, लेकिन उस बॉडी को नापने वाला जो टूल, जो आला आप यूज़ करेंगे वो हमारे पास फिजिक्स का आला है। तो branch of physics in which laws and techniques of physics are applied, explain the process of life
द रेडियो फिजिक्स ब्रांच वेयर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि आइसोटॉप डिफरेंट सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर इज बेसिकली नोन एज द आइसोटॉप्स आर यूज्ड टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स within the organism. अब radio labeling and carbon dating also show some uses of radioactive isotopes in determining the age of fossils. Uses of अब हमारे पास आइसोटॉप रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज किसके लिए किया जाता है? आपको आइसोटॉप्स का पता होना चाहिए कि आइसोटॉप सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज द आइसोटॉप्स. बट हेयर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में हम डिटरमाइन किस तरीके से करते हैं एज ऑफ फॉसिल्स की. तो आइसोटॉप्स में बेसिकली हमारे पास नंबर ही होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर किस कोई भी एक एटम कोई भी एलिमेंट ले लें, उसके सेम एटॉमिक नंबर ले लें, उसका डिफरेंट मास नंबर ले लें, तो नंबर्स तो हमारे पास फिजिक्स में स्टडी होते हैं. तो फिजिक्स में उस नंबर्स को डिस्कस करते हुए किसी भी फॉसिल्स की एज को, जैसे कि हमने कहा कि डायनासोर हमारे पास हमारे आने से पहले भी थे, तो हमें कैसे पता चला कि डायनासोर 2500 साल पहले या बिलियन साल पहले 2.5 बिलियन ईयर्स अगो 3.5 बिलियन ईयर अगो, हमने इस नंबर को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया, किस तरीके से फाउंड किया यूजिंग द फिजिक्स. तो हमारे पास एज ऑफ फॉसिल्स भी हमने इसी तरीके से डिटरमाइन की. यूजेस ऑफ साउंड वेव्स को यूज करना, अल्ट्रासाउंड एंड लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करना, ये रिलेशन है फिजिक्स का बायोलॉजी के साथ. बायोमैथमेटिक्स, बायोमेट्री, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट्स डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसके बाद हमारे पास आ जाता है बायोकेमिस्ट्री, यानी हमारी बॉडी में काफ़ी सारे रिएक्शंस हो रहे हैं. आपको पता है कि अगर हमें एनर्जी एटीपी से चाहिए तो एटीपी को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा. अब ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पर बेसिकली सिर्फ रिएक्शन का वर्ड आ रहा है, तो आपको रिएक्शन से ही पता चल रहा है कि भाई अगर रिएक्शन है तो केमिस्ट्री है. Simple. If there is any reaction in any subject or in any aspect, तो there must come chemistry. So chemistry हमारे पास नाम ही reactions का है. तो बायोकेमिस्ट्री, बायो हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस चल रहे हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं उनको स्टडी करने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच को पढ़ना पड़ता है. ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेल एंड रिक्वायर्स ऑथेंटिक नॉलेज अबाउट बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टू एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. सिंथेसिस मैंने आपको पहले ही बताया था कि बनावट होती है, और बायोमोलिक्यूल एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन यूज ऑफ बॉडी. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फंक्शन किस तरीके से करते हैं बॉडी में, इन सब चीज़ों को, इन रिएक्शंस को पढ़ना हमारे पास बायोकेमिस्ट्री कहलाता है. बायोज्योग्राफी, it deals with the distribution of different living organisms and different geographical regions of the world. Different geographical regions में किस तरीके से living thing habitat अपने आप को adapt करते हैं, किस तरीके से रहते हैं. अगर camels हमारे पास सहरा में रह रहे हैं, डेजर्ट में रह रहे हैं, तो किस तरीके से रह रहे हैं. इसी तरह पेंगुइन्स अगर अंटार्कटिका में रह रहे हैं तो किस तरीके से रह रहे हैं. इन सब चीज़ों को डिस्कस करना हमारे पास बायोज्योग्राफी कहलाता है. Many living organisms are restricted to particular geographical regions due to environmental condition. अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड का लफ्ज क्यों आया? क्योंकि लिविंग थिंग्स को मूव कर सकते हैं, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं. तो आपके इल्म में इजाफे के लिए ये बात बताता चलूं कि आपको पता है कि आपने आइस बेयर का नाम सुना होगा. अब उसका नाम आइस बेयर क्यों है? क्योंकि वो ठंडी जगह पर ही रह सकता है, वो गर्म जगह पर नहीं रह सकता. आप कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ से, एसी हो गया, एयर कंडीशन, या आइस फ्रिज से, किसी भी ऐसी चीज़ से उसे यहाँ पर ज़िंदा नहीं रह सकते. हमारे जो क्लाइमेट रीजन है उसमें ज़िंदा नहीं रख सकते. इसी तरह पेंगुइन्स भी सिर्फ अंटार्कटिका में बर्फ़ में ही रह सकते हैं. तो वो अगर वहाँ से निकलेंगे तो उनकी बॉडी यहाँ का इन्वायरमेंट अडॉप्ट नहीं कर सकती, उनमें ये फीचर नहीं है. तो बेसिकली वो यहाँ पे ज़िंदा नहीं रह सकते, लिव नहीं कर सकते, तो वो मर जाएंगे. इसीलिए वो रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ एक प्लेस पर. अगर वो रह रहे हैं शुरू से अंटार्कटिका में तो वो अंटार्कटिका में ही रहते हैं. इसी तरह हमारे पास आगे आ जाता है बायो इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स बेसिकली लिविंग थिंग्स को इस्तेमाल करते हुए, प्लांट्स को इस्तेमाल करते हुए, एनिमल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना. क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमी इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री. तो हमारे पास यहाँ पर कह रहा है कि द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन. मीट प्रोडक्शन, मीट बेसिकली प्रोड्यूस करना, मीट को बेचना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू. कॉस्ट वैल्यू कितने की मीट आती है, वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू. अगर हम किसी कंट्री पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, अगर हम किसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें कितने का पड़ रहा है. तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करना हम बायो इकोनॉमिक्स में करते हैं.
इसके बाद हमारे पास है करियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी हमें क्या क्या करियर ऑफर करता है अगर हम नाइन्थ मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर में भी प्री मेडिकल कंटिन्यू करते हैं, प्री इंजीनियरिंग को नहीं लेते, चूज़ नहीं करते, तो हमें बायोलॉजी क्या फील्ड्स ऑफर कर सकता है। द करियर ऑफ स्टूडेंट इज सब्जेक्ट टू ऑब्टेन डिग्री। किसी भी करियर स्टूडेंट का बेसिकली हमारे पास होता है कि हम ऑब्टेन करें डिग्री किसी न किसी चीज़ में। अब डिग्री के लिए स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी चूज़ की हुई होती है। जिन स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी चूज़ की हुई होती है वो कुछ ना कुछ करियर में अपने लिए सोचे हुए होते हैं कि मैंने आगे जाके क्या पढ़ना है। आया मैंने एमबीबीएस करना है, आया बीडीएस करना है, या मैंने फार्मेसी सिलेक्ट करनी है, या मैंने बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच सेलेक्ट करनी है, या मैंने एग्रीकल्चर की तरफ जाना है, इसी तरह मैंने मेडिसिन सर्जरी की तरफ जाना है। तो इन सब चीज़ों को पहले से किसी भी स्टूडेंट्स ने सोचा हुआ होता है। अब हम देखते हैं कि वो आपको ऑफर क्या करता है। मेडिसिन एंड सर्जरी की अगर आप ब्रांच लेते हैं और आप मजीद इसको स्टडी करते हैं तो मेडिसिन डील्स विद डायग्नोसिस ट्रीटमेंट। डायग्नोस आपको पता है कि किसी भी चीज़ को डायग्नोस करना, उसके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए ऑफ डिसीज। एंड सर्जरी डील्स विद द रिपेयर, रिपेयर करना, रिप्लेसमेंट ऑफ रिमूवल अफेक्टेड ऑर्गन। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सर्जरी हमारे पास किडनी की होती है, जो किडनी हमारे पास अफेक्ट होती है, जो किडनी हमारे पास बेसिकली एक्सपायर हो जाती है, फेल हो जाती है, तो उसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे, किस तरीके से उसकी रिप्लेसमेंट करेंगे द न्यू वन किडनी, एक सेहतमंद किडनी से। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं, मेडिसिन सर्जरी एक्सेट्रा चीज़ें। एग्रीकल्चर अगर आप चूज़ करते हैं तो आप पढ़ेंगे बेसिकली एग्रीकल्चर, नाम से ही वाजे है, आप प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, आप क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, क्रॉप्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स के बारे में आप स्टडी करेंगे। और बेसिकली आप डॉक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर कहलाएंगे, डॉक्टर्स ऑफ फ्रूट, डॉक्टर ऑफ प्लांट्स कहलाएंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया। पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री इट कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हमारा कंट्री ज़्यादातर एग्रीकल्चर है। आपको पता होगा कि हमारे कंट्री बेसिकली 13 to 14% एग्रीकल्चर है। पाकिस्तान इज 13 to 14% आउट ऑफ 100 इज बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बेसिकली होता है हमारे पास नए प्लांट्स को नए प्लांट्स की स्टडी करना, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वर्क इज कैरिड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। न्यू वेराइटी के प्लांट्स को पढ़ना, उनके बारे में स्टडी करना, उनकी प्रोडक्ट्स को पढ़ना हमारे पास हॉर्टिकल्चर के ब्रांच में होता है। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री बेसिकली फॉरेस्ट के बारे में, सोर्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स काइंड्स विच लिव देयर। इट इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। फॉरेस्ट का ख्याल रखना, फॉरेस्ट्री किस तरीके से होती है, एनिमल हस्बेंड्री किस तरीके से होती है, आप फॉरेस्ट का ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं, आप प्लांट्स को हार्म किए बगैर उनसे फ़ायदा बेनिफिट किस तरीके से ले सकते हैं, और फिर उन तमाम जानदारों को स्टडी करना जो उस फॉरेस्ट में रहते हैं, वो हमारे पास फॉरेस्ट्री की ब्रांच में होता है। ये फॉरेस्ट्री अगर आप एज अ करियर चूज़ करते हैं तो उसमें होता है। फार्मिंग हो गया, इन द प्रोफेशन ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म्स टेक प्लेस सच एज फिश फार्म, फिश फार्म हो गया, कैटल फार्म हो गया हमारे पास बेसिकली फिश फार्म जिसमें फिश होती है, कैटल फार्म जिसमें हमारे पास काउस बफेलोज आ जाते हैं, पोल्ट्री फार्म हो गया। इसी तरह न्यू टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स ऑफ सोर्स ऑफ मीट, मिल्क, मीट के सोर्स के लिए यूज़ किया जाता है, मिल्क के लिए, लेदर के लिए और वूल के लिए, ये तमाम चीज़ें हमारे पास यूज़ की जाती हैं। एंड एनिमल हस्बेंड्री, दिस प्रोफेशन इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर में आप पढ़ते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री को किस तरीके से आपने स्टडी करना है। तो एनिमल हस्बेंड्री इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, इसकी पार्ट है। इट डील्स विद द केयर, केयर किस तरीके से करनी है, और ब्रीडिंग कैटल्स की, इस तरीके से फिश की ब्रीडिंग किस तरीके से करनी है, हेल्थ किस तरीके से करनी है एनिमल्स की। तो ये हमारे पास बेनिफिशियल होता है एक मैन के लिए। फिशरीज, दिस प्रोफेशन डील्स विद दिस increased quantity and quality of fish प्रोडक्शन। फिश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। आपको पता होता है कि फ़िश हमारे पास बेस्ट सोर्स है प्रोटीन की, और फिश हमारे पास बेसिकली प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है एक ज़्यादा मकदार में हमारे पास। बायोटेक्नोलॉजी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और अगर बायोटेक्नोलॉजी में आप मज़ीद आगे स्टडी करेंगे तो मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है, और उसमें आप इंपॉर्टेंट सेंसिटिव प्रोफेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इट डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ जीन की मैनिपुलेशन करना टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स बनाना, इंसुलिन बनाना, ग्रोथ हार्मोन आपके पास हो गया, इंटरफेरोन हो गया एक्सेट्रा फ्रॉम बैक्टीरिया एज वेल एज अदर्स। बैक्टीरिया से किस तरीके से बनाना है आपने, और बाकी चीज़ों से किस तरीके से आप अडॉप्ट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। फिर इसके बाद कुछ कुरानी वर्स है हमारे पास के कुरान में किस तरीके से लिविंग थिंग्स का जिक्र किया गया है। तो अगर हम थोड़ा बहुत
कुरानी वर्स को देखें और इस चीज़ों को पढ़ें तो कुरान एंड बायोलॉजी, कुरान हमें बायोलॉजी के बारे में किस तरीके से कॉन्सेप्ट देता है। Almighty Allah has conveyed a great knowledge about the origin and characteristic of animals and plants through our holy book, the Quran. A few of ayah are quoted as under. Allah says, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। तो हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट ये आता है कि हमने हर एक चीज़ जो लिविंग थिंग है हमने वो किससे बनाई है, वाटर से। तो वाटर से हर एक चीज़ बनी हुई है, ये हमारे पास एक वाज़ेह एविडेंस है कुरान की तरफ से, और हम बिलीव करते हैं कि कुरान में जो बात है वो यकीनन सच है और 100% सच है, उसमें कोई भी शक नहीं। अगली वर्स जिसमें हमारे लिए एक मैसेज कन्वेड है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन फमिनहुम मन यमशी अला बतनिही व मिनहुम मन यमशी अला रिजलैन व मिनहुम मन यमशी अला अरबईन यखलुकुल्लाहु मा यशा इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। एंड अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। अल्लाह ने हर जानदार पानी से बनाया है। देम देयर आर सम दैट क्रीप ऑन देयर बेलीज। इनमें बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जो अपने पेट के बल घूमते हैं, यानी क्रीप रेंगते हुए घूमते हैं। सम दैट वॉक ऑन टू लेग्स, कुछ ऐसे हैं जो दो पैरों पे घूमते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। एंड सम दैट वॉक ऑन फोर, और कुछ ऐसे हैं जो फोर पर घूमते हैं, काउस, बफेलोज, जिराफ, जेब्रास एक्सेट्रा। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही विल अल्लाह इज एबल टू डू ऑल थिंग। तो अल्लाह वो सब चीज़ें क्रिएट कर सकता है जो वो चाहे, और बेशक अल्लाह किसी चीज़ का मोहताज नहीं और वो हर एक चीज़ कर सकता है। हेयर वाटर इज सिम्बलाइज विद द प्रोटोप्लाज्म। वाटर को यहाँ पर एज हम अगर देखें कि वाटर किस तरीके से, तो वाटर प्रोटोप्लाज्म है। आप प्रोटोप्लाज्म की अगर बात करते हैं तो आपको एक साइंटिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, हक्सले। हक्सले ने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म हमारे पास बेसिस ऑफ लाइफ है। ये जो बेसिस ऑफ लाइफ का स्टेटमेंट हमारे पास बेसिकली आया है ना, ये हक्सले की तरफ से आया है। हक्सले एक साइंटिस्ट है हमारे पास, और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारे पास प्रोटोप्लाज्म बेसिकली बेसिस ऑफ लाइफ है। तो प्रोटोप्लाज्म वाटर का बना हुआ है, और अगर बेस ही लाइफ की प्रोटोप्लाज्म है तो मीन्स वाटर है। और वाटर से हमारे पास ये बात जो एविडेंस कुरान की तरफ से मिला है वो यकीनन सही साबित होता है कि बिल्कुल हमारे पास तमाम लिविंग थिंग्स वाटर से बने हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक न्यू वर्स आ जाती है कि वफिल अर्ज़ क़ितअउन मुतजाविरातुन व जन्नातुम मिन अग़नाबिन व ज़रउन व नख़ीलुन सिनवानुन व ग़ैरु सिनवानि युस्क़ा बिमाइन वाहिद व नुफ़ज़्ज़िलु बअज़हा अला बअज़िन फ़िल उक़ुल इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। एंड इन द अर्थ आर नेबरिंग ट्रैक्ट्स वाइन यार्ड्स बेसिकली, आप वाइन तो आपको पता है कि शराब को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वाइन यार्ड हमारे पास अंगूर के बागात हैं। अंगूर से ही बेसिकली वाइन बनती है, तो अंगूर के बागात, प्लुग्ड ऐसी चीज़ें जो हमने जोई हुई भी होती हैं खेतों में, लैंड्स एंड डेड पाम्स, खजूर के जो हमारे पास दरख्त होते हैं, लाइक एंड अनलाइक विच आर वाटर्ड विद वन वाटर, एंड वी हैव मेड सम ऑफ देम टू एक्सेल अदर इन फ्रूट्स। लो हेयर इन वेरीली प्रोटेइन फॉर पीपल हु हैव सेंस। तो यहाँ पर सबक है उन लोगों के लिए जिनके पास सेंस है कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम कायनात को बनाया है। हेयर अल्लाह हैज़ रिवील्ड सम फैक्ट्स अबाउट प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर कुरानी आयात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रिवील्ड किया है, हमें बताया है कि किस तरीके से हमने प्लांट्स की ग्रोथ की है और डेवलपमेंट जानदारों की है। इसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट है कि हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट ने किस तरीके से बायोलॉजी की तरफ कंट्रीब्यूट किया। तो हमारे पास सबसे पहले नाम हमारे पास जाबिर बिन हय्यान का आ जाता है, जो 722 टू 1817 एडी इनकी तारीख़ पैदाइश और वफ़ात है। ही वॉज बोर्न इन ईरान में पैदा हुए, मुस्लिम साइंटिस्ट थे। ही वर्क ऑन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। आपको पता होगा कि आपसे अक्सर पूछा जाता है कि केमिस्ट्री या मेडिसिन पर सबसे ज़्यादा काम किस मुस्लिम साइंटिस्ट ने किया है, तो हमारे पास मेडिसिन पर सबसे ज़्यादा काम जाबिर बिन हय्यान ने किया है। बट हैज़ आल्सो व्रोट अ नंबर ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। इनकी सबसे मशहूर किताब हमारे पास अल नबातात है। अल नबातात और अल हैवान, हैवान के बारे में पढ़ना, नबातात के बारे में पढ़ना, बेसिकली जो लिविंग थिंग्स है उनके बारे में पढ़ना, वो उनकी दो मशहूर किताब्स हैं, प्लांट्स और बायोलॉजी की, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में रिस्पेक्टिवली। इसके बाद हमारे पास अब्दुल मलिक असमई आ जाते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 741 828 AD रिस्पेक्टिवली है। ही वॉज ग्रेट जूलॉजिस्ट, वो एक ग्रेट जूलॉजिस्ट है। जूलॉजिस्ट मीन्स एनिमल्स के बारे में स्टडी करना।
काफ़ी सारी किताबें इन्होंने लिखी एनिमल्स पर, जिसपे सबसे पहले सबसे मशहूर हमारे पास अल खैल है जो इन्होंने घोड़ों के ऊपर लिखी, और फिर अल अबील जो इन्होंने कैमल्स के ऊपर लिखी, अल शात लिखी इन्होंने जो इन्होंने शीप्स के ऊपर लिखी, और अल वहूश लिखी जो इन्होंने बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स के बारे में लिखी। खलकुल इंसान ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, और खलकुल इंसान की जिनकी जो बुक है उसमें इन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी को डिस्कस किया है और उसके फंक्शन को डिस्कस किया है। फिर हमारे पास एक वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट बू अली सीना आते हैं जो हमारे पास 980 टू 1037 एडी रिस्पेक्टिवली इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ है। ही वॉज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मुस्लिम, ये हमारे पास बहुत मशहूर है बू अली सीना, और ये ग्रेटेस्ट भी है ऑल मुस्लिम साइंटिस्ट के कंसिडर किए जाते हैं। फाउंडर ऑफ मेडिसिन ये, ही इज कॉल्ड एज एविसीना, इन्हें एविसीना भी कहा जाता है। वेस्ट में वेस्ट की तरफ इन्हें एविसीना भी कहा जाता है। ही आइडेंटिफाइड मेनी डिसीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस को उन्होंने, टीबी आजकल जो डिसीज है इन्होंने आइडेंटिफाई किया, मेनिंजाइटिस को आइडेंटिफाई किया, अदर सच इन्फ्लेमेशन। ही आल्सो वर्क इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की फील्ड में भी काम किया, एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में भी काम किया, फिजिक्स में भी काम किया इन्होंने। प्लांटियोलॉजी में हमने जो ब्रांच डिस्कस की, प्लांटियोलॉजी में इन्होंने काम किया, और म्यूजिक पर भी काम किया। ही व्रोट बुक अल कानून, इन्होंने एक किताब लिखी अल कानून, और दूसरी किताब फिल तिबिल शिफा, फिल तिबिल शिफा, जिनमें इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन और उनका इस्तेमाल शिफा के लिए किस तरीके से करते हैं वो डिस्कस किया। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द बायोलॉजी। जाबिर बिन हयान के बारे में पढ़ा, अब्दुल मलिक असमई और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बू अली सीना के बारे में पढ़ा। फिर हमने कुछ कुरानी आयात, कुरानी वर्स, जिससे हमें यह पता चलता है कि हाँ किस तरीके से इंसानों को पैदा किया गया है, लिविंग थिंग्स को पैदा किया गया है वाटर से। और फिर प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, जिसके बारे में हक्सले ने कहा था कि बेसिस ऑफ लाइफ है। अब प्रोटोप्लाज्म हमारे पास बेसिस ऑफ लाइफ है और प्रोटोप्लाज्म वाटर का बना है, तो इससे भी ये साबित होता है कि हाँ तमाम लिविंग थिंग्स हमारे पास वाटर से बने हैं। इसके अलावा हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, फिर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी और फिर करियर्स इन बायोलॉजी के बारे में डिटेल से पढ़ा। ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी। उम्मीद है आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और जितनी बातें मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आई होंगी। और अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लाजमी कीजिए, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।